स्टार्ट करें। आज हम लोग इससे पहले हम लोग 2 थ्योरम पढ़ा है। आज हम लोग तीसरा थ्योरम पढ़ेंगे। इस तीसरा थ्योरम को पढ़ाने के लिए हम आप लोगों को एक बार ज्वाइंट क्लास में इसका बेसिक चीज बता दिया था। तो काफी दिन हो गया था, फिर बोलना पड़ेगा एक बार हमको। उसमें आप लोगों को क्या क्या बात समझाया था, हम याद है आप लोगों को कि सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस का एंगल किसको बोलते हैं, सब भूल गए, एकदम ध्यान में नहीं है। फिर से बोल लेते हैं, ठीक, फिर से बोल लेते हैं। अभी 10 ही लोगों को लेना है ना? जिन 10 लोगों को लेना उनको बोलना थोड़ा सा रुकने के लिए, ठीक है? ज्यादा दिन नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। पढ़ाई के बाद बोलना थोड़ा सा 10-15 मिनट रुकने के लिए हो जाएगा। एक ही बंदे की चलेगी, ठीक है? बार बार हम जाएंगे, टाइम बहुत लगेगा, थ्योरम नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया थ्योरम, लेकिन नया थ्योरम पढ़ने के लिए कुछ टाइम अब स्टार्ट कर दिया ना। नया थ्योरम स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीज पढ़ना पड़ेगा, हम लोग कुछ बुनियादी चीज पढ़ना पड़ेगा, उसको पहले समझ ही जरा सा, ठीक है? कैसे क्या समझना हम लोगों को यहाँ पर। पहले आप लोगों को शुरुआती क्लास में ये बात सिखा चुके हैं कि किसी भी एंगल का नाम कैसे लेना है। बताया था किसी भी, अगर आपको कोना का किसी भी जाविया का नाम लेना है तो जो लेटर बीच में है, जहाँ पर एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना होता है। वैसे बता चुके हैं, उसको दोबारा नहीं बता रहे। अभी आपको हम एक ही बार बता रहे हैं कि सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं और सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं और सरकमफेरेंस का एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है? उसके लिए एक बार और गोल करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा गोल किया प्लेट से, तो यहाँ पर रफली गोल करते हैं, ठीक है? तो ये जो सर्किल, मान लीजिए सर्किल बना दिया, ये एक सर्किल है और हर सर्किल का अपना एक क्या होता है, अपना एक सेंटर होता है, ठीक है ना? और उस सर्किल, ये सारा बात पहले थ्योरम में बताया है। अगर आपको बात दोबारा सुनना है तो पहला जो थ्योरम जो करवाया था उसका वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। तो हर सर्किल का अपना एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब कि एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पॉइंट से जो बाउंड्री है सर्किल का, इसका दूरी हमेशा बराबर होता है। तो रेडियस बोलते हैं हम लोग। मतलब कि ये इसको बोलते हैं रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सारा क्या रेडियस। ऐसा बहुत सारा रेडियस एक सर्किल में बन सकता है। और एक खूबी क्या है इस रेडियस का, कि सारा रेडियस आपस में हमेशा बराबर। तो एक खास सर्किल का, किसी एक खास सर्किल का सभी रेडियस आपस में बराबर होता है, ठीक है? खास बोलने का मतलब क्या होता है कि अगर 2 डिफरेंट तरह का सर्किल है, एक छोटा एक बड़ा, तो उसका रेडियस सेम होगा? अलग होगा ना। अगर सर्किल बड़ा है तो बड़ा रेडियस होगा, सर्किल छोटा है तो छोटा रेडियस होगा। तो ये इसको सेंटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस बोलते हैं, है ना? और ये बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री, आप इस बाउंड्री को हम लोग सर्किल की भाषा में बोलते हैं सरकमफेरेंस। कभी कहीं पेरीमीटर ही बोलते हैं, कभी कहीं पेरीमीटर ही बोलते हैं, लेकिन इसका असल नाम क्या है? इसका असल नाम है सरकमफेरेंस। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस और एक तो क्या बोले होता है सेंटर। तो आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर सेंटर पर का एंगल किसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे इधर गया हुआ, ये एक कोना बना हुआ ना, इसका नाम अगर हम ए देंगे, इसका नाम हम बी देंगे और यहाँ पर दे दिया ओ दे दिया, इसका नाम कैसे देंगे इस एंगल का? इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? एंगल ए ओ बी, है ना? क्या हुआ? हाँ, ये एंगल या ये नहीं बोले, क्या बोलेंगे? एंगल बी ओ ए। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं सेंटर पर का एंगल। और ये सेंटर, अच्छा सर्किल के पूरे बाउंड्री को हम बताया था कि बोलते हैं सरकमफेरेंस, पूरे बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? याद है आप लोगों को क्या बताया था? आर्क बताया, याद आ रहा है? सर्किल का छोटा छोटा टुकड़ा जो ग्राउंड टुकड़ा है, पूरे को तो बोलते सरकमफेरेंस बोलते हैं, लेकिन छोटा छोटा राउंड टुकड़ा को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो एंगल है वो किसी आर्क के ऊपर खड़ा हुआ, देखिए खड़ा हुआ आर्क के ऊपर ना। और ये जो एंगल है इसका नाम क्या? ए ओ बी। इस एंगल को बोलते हैं सेंटर पर का एंगल। क्यों बोलते हैं सेंटर पर का एंगल? क्योंकि ये एंगल जो बना है वो सेंटर को लेके बना है। बात समझ आ रही? जहाँ पर जो एंगल सर्किल में सेंटर को लेके बनेगा वो कहलाएगा सेंटर पर का एंगल। और सेंटर पर का जो एंगल लगा हुआ हमेशा सर्किल के सरकमफेरेंस के किसी
छोटे टुकड़े पर खड़ा होगा, अजय देवगन का तरह, है ना। तो ये सर्किल का जो छोटा टुकड़े पे खड़ा है, टुकड़े को क्या बोलते हैं, उसको आर्क बोलते हैं। तो इस आर्क का नाम लेने का अपना खास तरीका है। क्या तरीका इस आर्क का खास नाम लेने का? इस आर्क का नाम ए भी नहीं लेते हैं, इस आर्क को दिखाने के लिए यहाँ पर बताया था, एक पॉइंट लिखते हैं और इस आर्क को बोलते हैं APB, ऐसे बोलेंगे। तब यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल जो AOB है वो कहाँ पर का, सेंटर पर का एंगल है, और कहाँ पर खड़ा है वो आर्क APB के ऊपर खड़ा है। बात समझ में आ रही है? इस रिवाइंड करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया था, सरकमफेरेंस पर का एंगल। मान लीजिए कि और बना लिया, नहीं बना, मान लीजिए ये सेंटर होगा, सेंटर है, तो अब ये एंगल ऐसे बना, ये सेंटर को लेकर ये किसको टच करके बना है, सरकमफेरेंस को टच करके बना, मतलब सर्किल के बाउंड्री को टच करके बना। नाम ले लेते हैं इसका A, B और C। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस पर का एंगल। कहाँ का बोलता है, सरकमफेरेंस पर का एंगल। तो ये भी एंगल किसी सर्किल के छोटे से टुकड़े के ऊपर खड़ा है, वो टुकड़ा कौन है, ये वाला। तो इसका भी नाम लेने के लिए हमको यहाँ पर कोई एक पॉइंट चाहिए, मान लो Q ले लिया, तो क्या नाम लेंगे इसका, आर्क का AQB। तो क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, ACB सरकमफेरेंस पर का एंगल है, जो कि आर्क AQB के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का एंगल समझ गए किसको बोलते हैं, और सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं, समझ गए। और वो एंगल कभी न कभी किसी न किसी के ऊपर खड़ा होगा, जिसके ऊपर खड़ा होगा क्या कहलाएगा, वो आर्क कहलाएगा। और आर्क का नाम ऐसे A भी नहीं लेंगे, ऐसे लिया जाता है APB या फिर AQB। हम तो मिसाल के तौर पर P लिखा है, आपका मन कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो सेंटर पर का एंगल और सरकमफेरेंस पर का एंगल समझने में कोई परेशानी है, कहीं पर भी एंगल देख के बोल देंगे कौन सरकमफेरेंस पर का है, कौन। लेकिन शर्त क्या है कि ये लोग दोनों सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि मान लो एक सर्किल बनाया ऐसे करके और एक सेंटर दे दिया यहाँ पर और बोला कि ये वाला एंगल सेंटर पर का, ऐसे नहीं, ये पूरा यहाँ पर टालेंगे तभी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे गए ऐसे आए, बोले सरकमफेरेंस पर जाएंगे, ऐसे नहीं, ये पूरा आके यहाँ पर टच करना होगा। या मान लीजिए कोई सर्किल बनाया और बोला कि जो इस सरकमफेरेंस पर जाएंगे, ऐसे नहीं, उसको सरकमफेरेंस को बाउंड्री को टच करना होगा। बात समझ में आई है। तो सरकमफेरेंस पर का एंगल हो या सेंटर पर का एंगल हो, वो हमेशा किसी न किसी आर्क के ऊपर खड़ा होता है। बात समझ में आ रही है, पक्का। तो सेंटर में का एंगल समझ गए और सरकमफेरेंस का एंगल समझ गए, आर्क किसको बोलते हैं वो भी समझ गए, ठीक है। तो थ्योरम पढ़ने वाले उसमें ये दो बात बहुत जरूरी है जो लगेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, दो इम्पोर्टेंट बात क्या लगने वाला वो भी सुन लीजिए आप। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या, सुनिए, ये समझ गए ये बात ना। और सुनिए, ये हम लोग ट्रायंगल जानते हैं, ट्रायंगल साइड के एतबार से तीन तरह का होता है। एक होता है इक्विलैटरल, एक होता है आइसोसेलेस और एक होता है, बोलो, स्केलर ट्रायंगल। ये तीन तरह का ट्रायंगल होता है। हम लोग को यहाँ पर किसके बारे में, इस थ्योरम में किसके बारे में जान के रखना है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को जान के रखना है। किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, अगर हम नक्शा बनाए बराबर बना, ठीक है, तो समझा देंगे कब। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं हम लोग, कि ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो, और इसको बोलते हैं बेस। बात ध्यान से सुनिए, मान लीजिए A, B और C। तो मान लेते हैं अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, तो क्यों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कि उसमें ये वाला साइड बराबर, नाप के नहीं बनाया, अंदाजा बनाया है। तो ये वाला और ये वाला क्या बराबर है, तो तीन साइड में जो दो बराबर होगा वो कहलाएगा इक्वल साइड, और जो बचा हुआ रहेगा क्या बोलेंगे उसको, बेस। जरूरी नहीं है कि ये है कि आपको बेस हमेशा ऐसे ही मिलेगा, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। अभी ये बराबर हो गया, तो अब बेस कौन हो गया, ये वाला हो गया। बात समझ में आ रही है। दो इक्वल साइड को छोड़ के जो तीसरा बचा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का खूबी ये होता है कि उसका दो साइड हमेशा आपस में बराबर होता है, और जो बेस होता है वो बाकी दोनों से अलग होता है।
ये खूबी है। तो ज्योमेट्रिकली इस बात को कैसे लिखा जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा कि AC बराबर है BC, है ना। तो ये हुआ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का खूबी। इसमें एक और भी खूबी है। खूबी क्या है कि इसका बेस का एंगल बराबर होता है। बेस एंगल बोले तो ये जो बेस है ना, बेस को लेके, चूंकि ये वाला दो एंगल जो बेस को लेके बना है, इसलिए नाम क्या है इसका, बेस एंगल। अब इस एंगल अगर हमको नाम लेना, अगर हमको इसका नाम लेना, नाम कैसे लेंगे इसका, आप लोग जानते हैं कैसे नाम लेंगे इसका। इसका नाम ले सकते हैं हम लोग कैसे, एंगल CAB। ये तो लिखा ही नहीं, क्या नाम ले सकते हैं, CAB। इसका नाम लेने के लिए CAB लिख सकते हैं। कोई और तरीका है? हाँ, BACB है ना। वैसे इसका नाम कैसे लेंगे हम लोग, CBA। C बोल के B लिख रहे हैं, इससे लगा भूख हमको। CBA और ये CBA नाम लिया, इसका नाम ABCB ले सकते हैं, कहीं से भी लिखेंगे चलेगा। बात समझे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में किसको बोलेंगे बेस एंगल, ये बात ध्यान में ढुका लीजिए। किसको बोलेंगे बेस एंगल, जो बेस को लेके बना है। बेस कौन है यहाँ पर, AB। अगर यहाँ पर नाम अगर हम दे आपका EF और G, तो यहाँ पर बेस कौन है बताइए आप, GF है ना। ये बोला, GF बोला। यहाँ पर बेस एंगल कौन सा होगा बोलो, ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो इसका नाम कैसे लेंगे, एंगल EGF या FGE। इसका नाम कैसे लेंगे, EFG या GFE। ठीक है ना, समझ गया बेस एंगल किसको बोल रहे हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर हो जाए तो उन लोगों का बेस एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो बोलने का मतलब ये वहां पर ये है कि एंगल CAB और ये वाला एंगल CBA, मतलब कि CAB ये एंगल, CBA ये वाला एंगल, दोनों एंगल हमेशा किसी और ट्रायंगल में, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, बेस एंगल बराबर होता है। कौन है बेस एंगल, ये दोनों। तो बात समझ में आएगा। यहाँ पर बेस एंगल कौन सा, ये बेस एंगल, ये बेस एंगल है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल हमेशा बराबर होगा। ये सारा बात हम बता रहे हैं, थ्योरम के शुरुआत में लिखा हुआ, देखिए सब पेज देखिए, पेज देखा ना। यहाँ पर कुछ बात, ज्यादा बात लिखा हुआ नहीं, 2-3 बार यहाँ लिखा हुआ है। जो बात बता रहे हैं आप लोगों को ना कि बेस एंगल बराबर होता है, नोट 1 नोट 2 बोल के लिखा हुआ सब जगह में। अब पीछे में ज्यादा लिखा हुआ, मतलब दूसरा थ्योरम में है ना, देखिए सब जगह में सब जो नोट, जो एक्स्ट्रा बात बता रहे हो, नोट 1 नोट 2 बोल लिखा हुआ है। अच्छा बात समझिए यहाँ पर आप, ये समझे किसको बोलते हैं बेस एंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल कैसे पहचाने, ये कौन बेस है। तो पहले देखेंगे दो बराबर कौन है, तो जब बराबर को बाद देखेंगे, तीसरा बचेगा वही बेस है। ठीक है, उसको बोलेंगे बेस, और वो जिससे उससे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे बेस एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तब इस एंगल को क्या बोलते हैं, दरकार नहीं लेके बोलते हुए चले इसको भी, इसका नाम है वर्टिकल एंगल। क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। और ये कौन सा एंगल है दोनों, ये दोनों बेस एंगल। बात समझ में आ गई। किसको बोल रहे हैं बेस एंगल, किसको बोल रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और सेंटर का एंगल किसको बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस का एंगल किसको बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब आखिरी बात हम बता के चलते हैं थ्योरम की तरफ। आखिरी बात क्या है, बचपन में कभी न कभी हम पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आज पढ़ लीजिए। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में कितने कोना बनता है, 3 कोना बनता है, 3 एंगल बनता है। इस 3 अगर नाम इसका हम दे X Y Z, तो ये 3 एंगल बन रहा है। इन तीनों एंगल को बोलते हैं इंटरनल एंगल, अंदरूनी जाविया। लेकिन अगर थोड़ा इसको अगर हम बढ़ा दे रहे हैं, X Y मान लो इसका हम नाम दे दिया, W नाम दे दिया। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल आप इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, ट्रायंगल का इंटरनल एंगल है। और ये कौन सा एंगल है, इसका नाम कैसे लेंगे हम लोग, XZW या WZS। ठीक है, तो ये बाहर का जाविया और अंदर में 3 जाविया। ठीक है,
तो एक थ्योरम है क्लास 8 में, थ्योरम, वो थ्योरम क्या बात बोलता है, वो थ्योरम तो प्रूव नहीं कराएंगे आप उसका स्टेटमेंट को सही मान के चलिए क्यों सही बोलता है। वो थ्योरम क्या बोलता है, वो थ्योरम बोलता है कि ये वाला जो एंगल है वो ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल का सम का बराबर हो। तो कौन सा दो एंगल, जो उसकी अपोजिट में होगा, मतलब कि जो बाहर का जाविया है वो ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल जो कि उसके अपोजिट में होगा, उन लोग दोनों का सम का बराबर होगा। बात तभी मुझे समझ में आया। जो एंगल बाहर बनेगा, जो जाविया बाहर बनेगा, वो ट्रायंगल के अंदर 3 जाविया होता है ना, तो 3 जाविया में से 2 जाविया के सम यानी कि हासिल जमा के बराबर होगा। वो 2 जाविया कौन सा होगा, ठीक उसके अपोजिट में। अभी हमको तुम बताओ यहाँ जो कोना बन रहा है, इस कोना के अपोजिट में कौन सा दो एंगल है, हम पहले पूछ रहे बोलना, ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है ना, तो ये दोनों का जो भी वैल्यू होगा, ये दोनों को जोड़ के इसका वैल्यू होगा। मान लेते हैं कि ये वाला मान लीजिए 40 डिग्री है और ये वाला मान लीजिए आप 60 डिग्री है। सपोज मान लीजिए कितना होगा, ये 40 प्लस 60 यानी कि 100 डिग्री होगा। ये बात समझ में? तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमेशा इन दोनों एंगल का सम का बराबर होता है, सकिन का अपोजिट का। जिस ट्रायंगल का वो बाहर का एंगल है, उस ट्रायंगल का जो अंदर में 2 एंगल होगा जो उसकी अपोजिट में होगा, उन लोग दोनों का सबसे बराबर होगा। तो अगर उस बात को, अगर हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली उस बात को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर होगा, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, क्या x z w, ये वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा, अंदर का 2 एंगल, ये वाला एंगल दोनों का सम के बराबर होगा। आप तो मर्जी इसको लिखिए, पहले बोलिए, पहले किसको लिखे, पहले इसको लिखे, तो एंगल z x y, ये वाला एंगल प्लस एंगल एक्स वाई जेड, तो अगर बोले जेड वाई एक्स तो भी ठीक है, तो एक्स वाई जेड। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे थ्योरम प्रूफ होगा। ठीक है, ये इतना जो 5-6 बात बताया, ये जो थ्योरम पढ़ने वाले थ्योरम के लिए बहुत जरूरी है। क्या समझाया कि पहले सर्कमफेरेंस क्या चीज है, रेडियस क्या चीज है, सेंटर क्या चीज है, सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं, सर्कमफेरेंस पर का एंगल किसको बोलते हैं, आर्क क्या चीज है, नहीं बात समझ, आर्क की क्या चीज है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, बेस एंगल कौन सा है, फिर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एक ट्रायंगल का, और उसके बीच में बाहर वाले जाविये के और अंदर वाले जाविये के बीच में क्या रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? तो इतना बात बताने का थ्योरम की तरफ चले, चलिए बता दो इसको, स्क्रीनशॉट में भेज दीजिएगा, ठीक है। जो मिटाया अभी हम इन सारे बातों का स्क्रीनशॉट लेकर के, किसका मोबाइल है, भेज दीजिएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे हम सेंटर बनाना, बोलिएगा बीच में है कि नहीं, ये बीच में लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, बना देंगे। सबसे पहला बात जो इससे पहले जो हम थ्योरम किया था, सबसे पहले क्या बात लिखा था वहां पर, तो 2 थ्योरम किया है। सबसे पहले क्या था कि मान लीजिए सर्किल है ना, इसका ये बात बोलना पड़ेगा हर थ्योरम में कि मान लीजिए ये एक सर्किल है, उसका सेंटर, अब हम मतलब अपने पेपर में क्या लिखा, ओ लिखा है ना, तो आप यहाँ पर ओ ही लिखिए, ओ लिखे। तो मान लीजिए एक सर्किल है, इसका सेंटर, तो प्रॉब्लम यहाँ तक तो वो लग नहीं सको, लाइन डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये बताओ, मान लीजिए एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, यहाँ नाम इसका ए दे दो, यहाँ नाम इसका बी दे दो, तो ये ए ओ बी को हम क्या बोल सकते हैं, है बोलो। मान लिया एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और ए ओ बी क्या चीज है, ए ओ बी सेंटर पर का एंगल है,
कहीं पर खड़ा है वो, तो बोलना होगा। तो वो एक आर्क के ऊपर खड़ा, आर्क का नाम क्या है? आर्क का नाम कैसे लेंगे? इस आर्क का नाम लेने के लिए हमको यहाँ पर एक लीडर चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो उसमें क्या लिखा? पी लिखा है। चलो यहाँ पी मारा है, सी ने लिखा, पी लिखा, उनका लिखा लगा। तो बोल सकते हैं कि ये AOB सेंटर पर का एंगल है जो कि आर्क, नाम बोलो उसका। मान लिया ये एक सर्किल है जो कि, मान लिया एक सर्किल का सेंटर O है और AOB सेंटर पर का एंगल है जो कि आर्क APB के ऊपर खड़ा है। ये बात याद कर रहे हैं या आपको समझ सब नजर आ रहा? नजर आ रहा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए अब ACD को देखिए क्या चीज है वो। ACD क्या है? सरकमफेरेंस पर का एंगल है ना। और देखिए इत्तेफाक से ये भी उसी आर्क के ऊपर खड़ा है, ठीक है ना। ये ACB सरकमफेरेंस पर का एंगल है और वो भी उसी आर्क पे खड़ा है जिस आर्क पे सेंटर पर का एंगल खड़ा है। या ऐसे बोले कि सेंटर पर का एंगल और सरकमफेरेंस पर का एंगल दोनों एक ही आर्क APB के ऊपर खड़ा है। फिर शुरू करते हैं। मान लीजिए एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, AOB सेंटर पर का एंगल जो कि आर्क APB के ऊपर खड़ा है। ACB सरकमफेरेंस पर का एंगल है जो कि उसी आर्क APB के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो हमें साबित करना है, हमें प्रूफ करना है, इसको बोलते हैं आंसर। जो हम लोग थ्योरम का जो आंसर आएगा, आपको पता आंसर पहले लिख देते हैं थ्योरम का। तो हम लोग को प्रूफ करना है, हमें साबित करना है। हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है कि सेंटर पर का एंगल, कहाँ का एंगल? सेंटर पर का जो एंगल होगा वो सरकमफेरेंस पर का दुगना होगा। अभी आपको, आप अपने आंख से देखिए, आपको ज्यादा बड़ा एंगल कौन सा लग रहा है? सरकमफेरेंस का लग रहा है? एंगल बड़ा किस सेंस में? लंबाई बड़ा इस सेंस में नहीं होता है, उसका फैलाव कितना ज्यादा है, मतलब कि ये गैप कितना ज्यादा है। नहीं बात समझ तो कौन सा एंगल ज्यादा दिख रहा है? देखिए ये वाले का एंगल हो रहा, ठीक है, और ये एंगल, तो बड़ा कौन है? अभी वाला। तो आप सोच रहे हैं कि सर AO छोटा है और AC बड़ा है तो बड़ा वाला एंगल होगा, ऐसा नहीं है। तो ज्यादा मुंह हाँ करेगा तो अभी आपको क्या दिख रहा है? बड़ा कौन दिख रहा? तो वही बात यहाँ पर प्रूफ करना है कि आपको ये नहीं प्रूफ करना है कि ये बड़ा, आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसका दुगना होगा, मतलब बड़ा अपने आप होगा। मतलब क्या? ये वाला इसका दुगने का मतलब क्या? अगर ये 60 होगा तो 120 होगा, ये 20 होगा तो ये 40 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 होगा तो ये 90 होगा। मतलब ये वाला हमेशा उसका दुगना। इस बात को ज्योमेट्रिकली कैसे लिखेंगे? इस बात को ज्योमेट्रिकली लिखेंगे कि एंगल जो है, एंगल सेंटर पर का एंगल AOB है ना, ये एंगल सरकमफेरेंस पर का ट्वाइस है। कौन है सरकमफेरेंस पर? सरकमफेरेंस पर का ट्वाइस है। यहाँ से देखिए इस बात को, सेंटर पर का एंगल किसके बराबर होगा? बराबर होगा किसका? सरकमफेरेंस का एंगल का दुगना का। बात समझ में आ रही है? क्या बात है अबू अमीन? हो जाएगा। तो सेंटर पर का एंगल समझे किसको बोल रहे हैं, और सरकमफेरेंस समझे किसको बोल रहे हैं। इसका मतलब इस लाइन का जो हम बात बोल रहे हैं ना कि सेंटर पर का एंगल सरकमफेरेंस पर का दुगना होगा, ये बात ज्योमेट्री के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। देखो ये सेंटर पर का एंगल है, ये सरकमफेरेंस पर का एंगल है, सरकमफेरेंस पर का एंगल का दुगना किसके बराबर? सेंटर पर का एंगल। बात की समझ में आ रही है? ये हम लोग क्या हुआ? ये हम लोगों का हुआ क्या? प्रूफ करना हम लोग आंसर, ठीक है। उसके बाद आप जेरोस पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन, बनावट, है ना। बनावट में हम लिखा है कि नोक्ता O को और C को मिलाया गया और CO को बढ़ाया गया है D तक।
ऐसा कुछ लिखा हुआ है? ऐसी बात आगे पीछे लिखा हुआ होगा, ठीक है ना? तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग नोक्ता सी और नोक्ता ओ मतलब पॉइंट सी और पॉइंट ओ को मिलाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन है। पॉइंट सी को क्या किया, पॉइंट ओ तक मिलाया। अब पॉइंट सी ओ को यानी कि पॉइंट ओ को हम लोग डी तक बढ़ाएंगे। बात समझ देखिए, नक्शा बन गया। फिर सुनो शुरू से एक बार, एक सर्किल था, एक सर्किल का सेंटर ओ है। ए ओ बी सेंटर पर का एंगल था जो कि आर्क ए पी बी के ऊपर खड़ा है। ए सी बी सर्कमफेरेंस पर का एंगल था जो कि आर्क ए सी बी के ऊपर खड़ा है, सॉरी आर्क ए पी बी के ऊपर खड़ा है, यानी दोनों सेम आर्क पे खड़ा है। यही है ना? तो हमें साबित करना है कि फलाना इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ढेकाना होगा, डबल होगा। तो फलाना इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ढेकाना होगा। ये थ्योरम एग्जाम में आया, कैसे मालूम होगा कि थ्योरम आपके एग्जाम में वाला आया है? तो आपको बस एक ही वर्ड पे ध्यान देना है, ट्वाइस या डबल। ट्वाइस बोल दिया गया, फिर डबल। जब आप थ्योरम को समझ जाए कौन तो आया मत ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरम को स्टेटमेंट याद रखना बहुत मुश्किल बात है। सबको याद नहीं रहता। 10 थ्योरम कैसे याद कीजिए, कौन सा आया कौन सा नहीं आया? तो हर थ्योरम का हम बता दें कीवर्ड, कैसे पकड़ेंगे? अच्छा वो वाला आया, ठीक है ना? जहाँ डबल देखो ट्वाइस देखो, आप कुछ पढ़ लिखो, बस ये लिख दो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बाकी थ्योरम ये बता देंगे, ठीक है? यहाँ तक तो हमें साबित करना है ये। फिर चले गए कहा हम लोग कंस्ट्रक्शन में, नुक्ता सी को नुक्ता ओ से मिलाया, नुक्ता ओ को डी से मिलाया, मतलब ओ डी को बढ़ा दिया, ठीक है? यहाँ तक पक्का? अब यहाँ फेक फाक खत्म हो गया। अब होगा क्या असल बात, प्रूफ, ढांचा थ्योरम का। अब थ्योरम का मेन चीज यहाँ शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? प्रूफ। अभी इतना सारा जो बात आपको इस स्टेटमेंट ने बोला, जो लिखा हुआ है, समझ में आपको आया है? चलिए अभी देखिए हम लोग ये जो सर्किल के अंदर एक जहाज का नक्शा बना हुआ है, जो रॉकेट बचने उड़ाते थे हम लोग, और एक नक्शा बना हुआ है, ठीक है ना? हम तो लोग भूल, सिखा देगा तो आता किसी को बनाना, सिखा देगा हम बस, तो सिखा देगा। एक लंबा वाला बनता था, भूल गया वाला, हम लोग कौवा बोलते थे बचपन में। हाँ बता देगा तुमको, देख रहे ना? आया देखो, तो इसको दो पार्ट में बांट देंगे, एक इधर वाला देखो, एक इधर वाला देखो, ठीक है? अब तुम देखो यहाँ पर, अगर तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे तो मेरी आंखों से देखो। यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये वाला एक ये वाला है। इस ट्रायंगल का नाम कैसे लेंगे? ACO, ऐसे नाम लेंगे। OAC लेंगे, कैसे लेंगे? कौन सही है? अरे मेरा गधा वाला बच्चा को समझाया, ठीक बोल रहा हूँ। ट्रायंगल का नाम कहीं से भी लो, कोई ट्रायंगल OAC बोले तो भी ठीक, कोई ट्रायंगल OCA बोले तो भी ठीक, कोई बोले ACO। ट्रायंगल का 3 कोना में से आपका जो मन कर रहा पहले लिख लीजिए। कैसे तो अभी पहले हमें पकड़ते ये ट्रायंगल, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल है, तो क्या नाम ले बोलो इसका? उसमें क्या लिखा? जो उसमें कोई बोलो, इसलिए हम उसको बोलो, उसमें लिखा हुआ कि आपको समझ में आएगा जो पढ़ा रहा है। तो इन ट्रायंगल पहले बोलेंगे, इन ट्रायंगल क्या बोलो? AOC, मतलब हम इसके वाले के बारे में बात करो, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ट्रायंगल AOC। अब ट्रायंगल AOC को जरा गौर से आप देखिए, ऐसे नहीं, वहां बोर्ड की तरफ देखिए। ट्रायंगल AOC को बहुत गौर से देखिए आप। आपको लग रहा होगा जहाज का एक तरफ है, डायना है ना, देख रहे हो उसको आप ध्यान से, देख लिया? अब उसके आप देखिए एक खास बात क्या है कि देखिए हम उसमें एक बात लिख रहे हैं, बोलेगा आप सारा ठीक लिख रहे हैं, गलत देखो। हम बोल रहे हैं कि OC बराबर OA,
हम बोल रहे हैं ना कि ये वाला जो ट्रायंगल का साइड जो ओ सी है और ये जो ओ है, हम बोले दोनों बराबर है। ये हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? ना ना कैसे पता ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस है? आपके पास तो अपेंडिक्स है नहीं उसका। हाँ ध्यान दीजिए, देखिए ओ ए सर्किल का रेडियस है, ओ सी भी सर्किल का रेडियस है। शुरुआत में यही बात तो बोला कि सर्किल का सभी रेडियस बराबर होता है। तो ये जो ओ सी ओ जो बराबर हुआ किस बिना पर हुआ? अगर हम सोचेंगे कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है तब बराबर है, तो सवाल में तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि ट्रायंगल आइसोसेलेस, कोई तो बोला नहीं इस बात को। आज समझ में आ रही है? तो हाँ इतना तो पता हम लोग को बचपन से कि ओ ए और ओ सी दोनों चूंकि एक ही सर्किल का रेडियस है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या लिख देंगे बगल में? क्यों बराबर है? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है? सेम सर्किल का रेडियस है वाला। क्लियर होने के बाद अब मतलब ये हुआ, बोलने का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल में ओ ए और ओ सी बराबर हो गया। मतलब कि एक ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो गया। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो गया तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो ट्रायंगल हो गया, अब वो आइसोसेलेस, ठीक है ना? अब तू बोले क्यों हुआ? तो सबूत है मेरे पास, क्योंकि ओ सी ओ ए बराबर है। पूछेगा ओ सी ओ बराबर क्यों है? तो बोलेगा देख लो दोनों रेडियस एक ही सर्किल का है, तो बराबर नहीं होगा। ठीक ना? आगे बात समझ में आई? जब ये हो गया बराबर, तो अभी हमको बताइए आप, तो इन लोगों का बेस कौन होगा? सब समझ के बोलो, इस ट्रायंगल में बेस कौन होगा? एसी होगा। सबको लगा ना, हम क्या बताएं कि इक्वल साइड को छोड़ के जो तीसरा वाला वो बेस होगा। यहाँ पर आप ओ ए को ओ सी को छोड़ दिए तो ए सी क्या होगा? बेस हो गया, ठीक है ना? अब जरा आंख गड़ाकर ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं गड़ाकर ध्यान से, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्या, आप देखिए कि ये वाला एंगल बेस एंगल कहलाएगा। कहलाएगा बेस एंगल, कहलाएगा ना? तो अभी दो एंगल के बारे में लोग क्या जानते हैं? कौन छोटा कौन बड़ा होगा? बराबर होगा ना? तो बराबर कैसे लिखेंगे उस बात को हम लोग? एंगल ओ ए सी। आप लोग जेरोक्स मत देखिए, तो आपको घर में पढ़ने के लिए दिया, हम तो खुद खड़े आप देखिए ना, हमका नहीं देखिए। ओ ए सी और इक्वल टू ओ सी ए, ठीक है? अब ये बात क्यों लिखा हम लोग? क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल बराबर होता है। सब जानता है ये बात, सब टोटल भी जानता है। हाँ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल क्या होता है? यहाँ तक बात समझ में आई?